नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 6 वालों का मेजर 12 हिंदी का VBI क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग टाइप का आंसर के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपका इसी से पूरा एग्जाम ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इसका PDF भी आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा वो वीडियो में बने रहिए, जरूर बताया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बोल रहा है कि आलोचना की परिभाषा एवं स्वरूप पर चर्चा कीजिए, यानी आलोचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा क्लियर किया है कि आलोचना क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको कुछ किताबी भाषा में लिखा गया, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि आलोचना किसी कृति या वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों की विश्लेषण या फिर मूल्यांकन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य उसके उपयोगिता एवं लक्ष्य का निर्धारण करना। इसके स्वरूप में पाठ का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन और अर्ध निगमन शामिल है। यह सौंदर्यातीत, व्यवहारिक, भावात्मक या वर्णनात्मक हो सकती है। हिंदी में अनुवाद 19वीं सदी में उत्तरार्ध में भारत तेंदु युग से शुरू हुई और अब यह एक स्वतंत्र गतिविधि है। कहने का मतलब है आलोचना किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी कृति का सकारात्मक या नकारात्मक गुणों का विश्लेषण ही जो है कहलाता है आलोचना दोस्तों। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, जो भी उपयोग कर रहा हो या फिर उसका लक्ष्य का निर्धारण करा। इसके स्वरूप में अगर देखा जाए तो देखिए इसमें जो है पाठ का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन, अर्ध निगमन ये सब शामिल है। तो ये है दोस्तों, यह जो है सौंदर्यात्मक, व्यवहारिक, भावनात्मक और वर्णनात्मक हो सकती है। हिंदी की आलोचना की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत तेंदु युग से। तो ये आपका रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नीचे अच्छे से और भी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आलोचना की परिभाषा, आखिर आलोचना की परिभाषा क्या है। तो देखिए ये बहुत सारे अलग अलग जो हिंदी के साहित्यकार थे उनके द्वारा लिखा गया। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार। उनका क्या कहना था? उनके द्वारा दिया गया परिभाषा है कि आलोचना का अर्थ है किसी साहित्यिक कृति की प्रकृति, गुण, दोष और प्रभाव का विवेचन करना। तो ये किनके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा। अब दूसरा हम लोग का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था आलोचना के बारे में? तो उनके द्वारा दिया गया है कि आलोचना का काम केवल निंदा या प्रशंसा करना नहीं, बल्कि कृति के सर तत्व को पहचानना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया आलोचना का परिभाषा है। तो ये दो हमने लिख लिया, वैसे सामान्य भाषा में भी हमने ऊपर समझ लिया। अब एक एक करके इसका स्वरूप वगैरह देखेंगे। तो पहले आलोचना का स्वरूप, इसके विभिन्न प्रकार में बांटा जा सकता है। प्रकार या स्वरूप एक ही हुआ, ठीक है, जिसमें पहला हो गया कि सौंदर्यात्मक आलोचना। यह क्या हो गया? तो ये हो गया कि कोई साहित्य या कला के सिद्धांतों का विश्लेषण करना ही जो है ये सौंदर्यात्मक आलोचना होता है। अब है दोस्तों दूसरा हम लोग का व्यवहारिक आलोचना। व्यवहारिक आलोचना होता है कि यह किसी कृति या वस्तु के व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषण करती है। तो वही हो गया व्यवहारिक आलोचना। नेक्स्ट है हम लोग का प्रभाववादी आलोचना। ये जो है किसी वस्तु का या कृति में पाठ पर जो है पढ़ने वाला प्रभावों का विश्लेषण करती। किसी भी वस्तु या कृति के पाठक जो यानी कि पढ़ रहा है, जैसे हम पढ़ रहे, तो मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वही कहलाएगा प्रभाववादी आलोचना, यानी जिससे प्रभाव पड़े। अब आगे हो गया भावात्मक आलोचना। यह कृति के भावनात्मक पहलुओं पर केंद्रित होती है, यानी भावना उत्पन्न करती है। आगे हम लोग का दोस्तों है निर्देशात्मक आलोचना। तो ये क्या हुआ? तो यह कृति में सुधार या बदलाव के निर्देश देती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का निर्देशात्मक आलोचना। और एक है दोस्तों वर्णनात्मक आलोचना। यह किसी वस्तु या कृति का केवल जो है वर्णन करती है, वही हो गया वर्णनात्मक आलोचना। तो ये मुख्य स्वरूप है या इसके प्रकार भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। ये था आपका दोस्तों। अब आगे दोस्तों इसका आलोचना का प्रक्रियात्मक स्वरूप, वो सिर्फ नॉर्मल स्वरूप था, अब है प्रक्रियात्मक स्वरूप, जिसे हम अच्छे से देखेंगे कि आलोचना की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। ठीक है, प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक स्वरूप। पहला हो गया पाठ अध्ययन।
आलोचना के लिए किसी पाठक का गहराई से अध्ययन किया जाता है, तो ये हो गया पाठ अध्ययन। आगे हम लोग का दूसरा हो गया विश्लेषण। पाठ का विभिन्न तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, तो ये हो गया दूसरा विश्लेषण। तीसरा है मूल्यांकन। विश्लेषण के आधार पर कृति का मूल्यांकन किया जाता है, तो हो गया वो मूल्यांकन दोस्तों। चौथा है अर्थ निगमन। अर्थ निगमन, ठीक है, ये हो गया विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर कृति का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, वही हो गया अर्थ निगमन। तो ये था आपका दोस्तों आलोचना का प्रक्रियात्मक स्वरूप। अब हम लोग देखेंगे आलोचना की कुछ विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं, जो एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया ये कृति का यथार्थ मूल्यांकन करता है, फिर गुण दोष का निष्पक्ष विवेचन करता है, फिर साहित्य परंपरा और सामाजिक संदर्भ का ध्यान देता है, ये है ना। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे सृजन को नई दिशा देने की क्षमता है इसमें। फिर पाठकों और साहित्यकारों के लिए मार्गदर्शन का भी काम करता है। तो ये है आपका आलोचना के बारे में हमने देखा। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। बोला कि आलोचना साहित्य की आत्मा का दर्पण है। यह केवल निंदा या प्रशंसा भर नहीं, बल्कि कृति के गहराई तक पहुंचकर उसका सार निकालने की प्रक्रिया है। आलोचना का स्वरूप बदलते युग, समाज और साहित्य प्रवृत्तियों के अनुसार विविध हो रहा है, यानी अलग अलग बांट रहा है। इसलिए आलोचना साहित्य के स्वास्थ्य विकास और उसके वास्तविक मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है। तो ये था दोस्तों जिसमें हमने देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि आलोचना क्या है, उसके स्वरूप देखें, उसके परिभाषा देखें। तो ये हर एक चीज़ हमने देखा, उसकी विशेषताएं देखी। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही लिख देना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि हिंदी आलोचना के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जाके सिलेबस में देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का विकास केवल काव्य, नाटक, उपन्यास अथवा गद्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी समृद्ध परंपरा में आलोचना भी एक जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आलोचना का काम जो है केवल साहित्य का मूल्यांकन करना नहीं होता है, बल्कि साहित्य प्रवृत्तियों, युगीन चेतना तथा साहित्यकारों के योगदान की विवेचना करना भी होता है। इसका उद्देश्य होता है किसी आलोचना ने भी समय समय पर नए नए रूप धारण किए और आज यह स्वतंत्र साहित्य विधा के रूप में प्रतिष्ठित है। अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य का विकास जो है सिर्फ कविता, नाटक या उपन्यास या गद्य तक ही जो है लिमिट नहीं है, इससे भी कई गुना जो है ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा समृद्ध परंपरा है। आलोचना का काम केवल जो है साहित्य का मूल्यांकन करना नहीं होता है, ये साथ ही साथ क्या करता है, साहित्य की प्रवृत्तियाँ, युगीन चेतना, साहित्यकारों का योगदान, ये सब चीज़ों का भी विवेचना करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, ठीक है, ये सब होता है यानी विवेचना करना। आगे कि हिंदी आलोचना ने भी समय समय पर नए रूप धारण किए और यह जो है आज स्वतंत्र रूप से जो है विधा के रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी आलोचना का थोड़ा सा इंट्रो। अब देखेंगे इसका उद्भव देखेंगे हम लोग। तो बोल रहा है हिंदी आलोचना का आरंभ जो है आधुनिक युग से हुआ। कब से हुआ? आधुनिक युग से। प्राचीन युग में साहित्य की व्याख्या और विवेचन की परंपरा तो अवश्य थी, पर उसे आलोचना नहीं कहा जा सकता। रामचरितमानस, सूरसागर, रसखान आदि ग्रंथों का टीका टिप्पणी अधिकतर भावार्थ व्याख्या तक सीमित थी। कहने का मतलब है प्राचीन युग में साहित्य की व्याख्या तो थी, लेकिन उसे जो है आलोचना नहीं कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर में दो दिया है, पहला है रामचरितमानस, सूरसागर, रसखान, ये सब दिया गया है। ये सब ग्रंथ जो है वो टीका टिप्पणियों के आधार पर जो है भाव को स्पष्ट करते हैं, इसे आलोचना नहीं कहा जा सकता, ठीक है। आगे दोस्तों कि आधुनिक आलोचना का वास्तविक सूत्रपात जो है यानी शुरुआत कब से हुआ? भारत तेंदु युग। ये कब था? 19वीं सदी से माना जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले कि कब से माना जाता है आलोचना की शुरुआत, तो 19वीं शताब्दी से। आगे है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो है 1850 से लेके 85 तक ने न केवल नवीन साहित्य का सृजन किया, बल्कि साहित्य पर विचारपूर्ण निबंध और प्रस्तावना भी लिखी। यहीं से जो है आलोचना की नींव पड़ी और शुरुआत हुई। किसके द्वारा? भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कब?
भारतेंदु युग में 19वीं सदी में। ठीक है, अब इसकी विकास की मुख्य अवस्थाएं देखेंगे, यानी कौन कौन युग में कैसे कैसे ये विकास किया। तो चलिए सबसे पहले भारतेंदु युग में इसे जो है पहला है और ये उद्भव काल बोला जाता है, यानी इसी समय से जो है शुरुआत हुआ था आलोचना का। कब से है ये? 1868 से लेके 19वीं शताब्दी तक। हिंदी आलोचना का वास्तविक शुरुआत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानी जाती है, इसी युग से मानी जाती है। दूसरा है दोस्तों कि भारतेंदु ने नाटकों और कविता के प्रस्तावनाओं में साहित्य की सामाजिक उपयोगिता, राष्ट्रीय चेतना और सुधारवादी दृष्टि पर विचार किया है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट हो गया कि इसकी आलोचना अधिकतर व्यवहारिक और प्रेरणात्मक थी, यानी प्रेरणा देने वाली और व्यवहारिक थी। ठीक है, ये हो गया। इस दौर में आलोचना का स्वरूप बीज में जो है क्या हुआ था, तो बीज में था। किस में था? बीज रूप में था, यानी छोटी रूप में था। अभी यह जो है वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित नहीं हो पाई है अभी भी। ठीक है, तो ये था पहला हम लोग का भारतेंदु युग का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, बोला द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जिसको बोलते हैं संक्रमण काल, ये जो है 19वीं सदी से लेके 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग का मुख्य आलोचक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यानी इस युग का महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया द्विवेदी युग। द्विवेदी जी ने जो है साहित्य को नीति, शिक्षण और उपयोगिता से जोड़कर देखा। आलोचना का उद्देश्य क्या था? साहित्य को समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण का साधन बनाना। ये किसका था? तो ये द्विवेदी जी का उद्देश्य था, आलोचना को ये सब मनाना। ठीक है, आगे इस युग की आलोचना में भाषा की शुद्धता, विचारों की गंभीरता और नैतिकता पर बल दिया गया था। इस प्रकार आलोचना का स्वरूप अधिक अनुशासित और मार्गदर्शन बना। तो ये था दोस्तों द्विवेदी युग का, जिसमें इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान दिया, तो ये साहित्य को समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण का साधन बनाना चाहते थे। और ये जो है आलोचना को भाषा की शुद्धता, विचारों की गंभीरता और नैतिकता पर बल दिया गया। इस प्रकार जो है आलोचना का स्वरूप अधिक अनुशासित और मार्गदर्शक बना। तो ये था दोस्तों द्विवेदी युग। अब हम लोग का आगे हो जाता है शुक्ल युग, जिसको बोलते हैं छायावाद युग, जो कि 1920 से लेके 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। इस युग में जो है हिंदी आलोचना की वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप माने गए, यानी सामने आए। ठीक है, वैज्ञानिक रूप और व्यवस्थित रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ला को हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। बोलेगा कि हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला को। उसके द्वारा जो हिंदी साहित्य का पुस्तक लिखा गया था, ठीक है, वो इतिहास 1929 और निबंध जैसे राम रस मीमांसा काव्य में लोकमंगल आदि आलोचना को ऐतिहासिकता और वस्तुनिष्ठा दी गई थी। तो ये था उनके द्वारा लिखी गई कुछ खास पुस्तकें। इस दौर में जो है आलोचना ने कविता सौंदर्य के साथ साथ साहित्य के लोकमंगल और सामाजिक उपयोगिता को भी महत्व दिया। इस युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में उभरे थे। तो ये था हम लोग का छायावाद युग में जो है आलोचना का विकास के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का है प्रगतिवाद, जिसको बोलते हैं 1936 से 1950 के ईस्वी में जो चला था प्रगतिवाद युग या फिर प्रगतिवाद आलोचना, जिसमें 1936 में प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध भाषण जो थी क्या थी, साहित्य का उद्देश्य से प्रगतिवाद आंदोलन शुरू किया गया था। इस धारा के आलोचक साहित्य को समाज, वर्ग संघर्ष, यथार्थ जीवन को जोड़कर देखते थे। यानी जो है आलोचक जो है साहित्य को किससे जोड़ते थे? समाज से, वर्ग संघर्ष से, यथार्थ से, ये सब चीज़ों से। ठीक है, मुख्य आलोचक इसमें कौन कौन से? रामविलास शर्मा थे, नामवर सिंह थे, अर्जुना नागार्जुन, ये सब थे। ठीक है, आलोचना का स्वरूप यहाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ और ये जो है साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का औजार बना गया। तो ये इस युग में शुरू हुआ था। इसी युग को मार्क्सवादी युग भी कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग का है छठा समकालीन आलोचना, जो कि 1970 के बाद का है समकालीन आलोचना।
वर्तमान समय में आलोचना बहुयामी हो चुकी थी, यानी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। इसमें कई नई धाराएं भी उभरी, जैसे कि देखिए स्त्रीवाद आलोचना, यानी साहित्य में स्त्री अनुभवों और संवेदनाओं का पड़ताल भी दिखाया गया, तो ये हो गया स्त्रीवाद आलोचना। फिर है दलित आलोचना, दलित जीवन, उसका पीड़ा, संघर्ष, ये सब को जो है केंद्र में रखकर इसका मूल्यांकन किया गया, तो ये हो गया दलित आलोचना। आगे दोस्तों उत्तर आधुनिक आलोचना, परंपरागत मापदंडों को तोड़कर नए प्रतिमानों की खोज, तो ये हो गया। आगे हम लोग का चौथा कि संस्कृति और उपनिवेशांतर आलोचना, जो कि समाज, संस्कृति और सत्ता के आलोचनात्मक पड़ताल के बारे में इसमें दर्शाया गया। तो कहा जाता है कि ये इस दौर में आलोचना का स्वरूप अत्यंत विविध, बहुयामी और वैश्विक दृष्टि से समृद्ध हो चुका था, यानी विश्व दृष्टि से जो है बहुत ही समृद्ध, बहुत ही बड़ा हो चुका था आलोचना का स्वरूप दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास, उद्भव, ये सब बात देखा, कौन से युग में कैसे और क्या चीज़ पर इसे जो है जोर दिया गया था। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों। निष्कर्ष में है कि हिंदी आलोचना ने भारतेंदु युग की प्रेरणार्थक और सामाजिक चेतना से आरंभ होकर द्विवेदी युग की नैतिकता, शुक्ल युग की वैज्ञानिकता, प्रगति युग की सामाजिक यथार्थवादिता, नई आलोचना की कल्पनात्मक और आज की बहुयामी आलोचना तक लंबी यात्रा की। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि हिंदी आलोचना जो है निरंतर विकासशील और युगानुरूप ही रही है, यानी जो है ये हमेशा जो है विकासशील रही है और साथ ही साथ हर एक युग में अलग अलग रूप से जो है प्रदर्शित होती आ रही है। तो ये था हम लोग का हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। बोल रहे कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ला के योगदान को रेखांकित कीजिए, यानी हिंदी आलोचना में जो है रामचंद्र शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के योगदान के बारे में लिखना है या फिर योगदान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछे हो सकता है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग का समझने का प्रयास करेंगे। तो बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला को हिंदी आलोचना में योगदान, इसका योगदान जो है अद्वितीय, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो है, क्योंकि उन्होंने आलोचना को एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सौंदर्यात्मक आधार प्रदान किया। उसके योगदान में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात, ऐतिहासिक दृष्टि से रचनाकारों का मूल्यांकन, चिंतामणि जैसे निबंधों के माध्यम से आलोचनात्मक सिद्धांतों का जो है क्या किया गया, सिद्धांतों का प्रतिपादन, और हिंदी साहित्य का इतिहास के द्वारा साहित्य के इतिहास को एक ठोस वैज्ञानिक स्वरूप देना शामिल है। उन्होंने साहित्यिक विवेचन को जो है मात्र बौद्धिकता तक सीमित ना रखकर उसे मनुष्य की मानवता और हृदय से के संबंधों के साथ जोड़ा दोस्तों, और साथ ही साथ उसने अपनी प्रासंगिक और मौलिक अंतर्दृष्टि से परवर्ती आलोचकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं। उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें बता रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जो है उसका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, किसमें, तो हिंदी आलोचना में, क्योंकि उन्होंने जो है एक वैज्ञानिक रूप, इसका व्यवस्थित रूप और सौंदर्यात्मक रूप आधार प्रदान किया है। उसके योगदान में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात, ऐतिहासिक दृष्टि से रचनाकारों का मूल्यांकन हुआ, चिंतामणि जैसे निबंध के माध्यम से उन्होंने क्या किया, आलोचनात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी उसका जो है विकास किया, और हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वारा जो है साहित्य के इतिहास को एक ठोस वैज्ञानिक स्वरूप दिया, रूप दिया। ठीक है, उन्होंने साहित्यिक विवेचना को जो है बौद्धिकता तक सीमित नहीं रखा, उसने क्या किया, मानवता के लिए हृदय से ये सब चीज़ों को साथ में जोड़कर जो है आलोचना को एक अलग ही पथ प्रदर्शन का काम किया। किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। उसका प्रमुख योगदान देखेंगे तो देखिए उसका सबसे पहला हो जाता है कि आलोचना को वैज्ञानिक बनाना उसका सबसे पहला हो जाता है, जिसमें देखिए क्या लिखा है कि शुक्ला जी ने कहा कि आलोचना केवल प्रशंसा या निंदा नहीं है, बल्कि तर्क और विवेक से साहित्य का मूल्यांकन करना है। उन्होंने आलोचना में वस्तुपरक दृष्टि अपनाई। ठीक है,
तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों। उन्होंने क्या किया, इसे जो है कहा कि ये सिर्फ प्रशंसा और निंदा के लिए नहीं है, बल्कि ये तर्क और विवेक का साहित्य के लिए मूल्यांकन करना है। तो ये उन्होंने कहा। दूसरा हो गया साहित्य का सामाजिक दृष्टिकोण। कैसे, तो शुक्ला जी के अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि समाज और जीवन की समस्याओं को दिखाने का साधन भी है। ये एक आईना की तरह जो है काम करता है, जो समाज को दिखा सके। उन्होंने साहित्य का मुख्य उद्देश्य लोक मंगल यानी कि जनता का भला माना है। किसको, साहित्य को। आगे इसी कारण उन्होंने भक्ति काल के साहित्य को उच्च स्थान दिया और रीति काल के दरबारी साहित्य की आलोचना की। किसने, रामचंद्र शुक्ला ने। तीसरा है इतिहास लेखन। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है हिंदी साहित्य की इतिहास, जो कि 1928 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य की पहली बार क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है। उन्होंने कवियों और काव्य धाराओं का मूल्यांकन समाज और समय की परिस्थितियों से जोड़कर किया है। किसमें, तो हिंदी साहित्य के इतिहास बुक में। ठीक है। रामचंद्र शुक्ला का जो है इसकी आलोचना की विशेषताएं देखेंगे तो आलोचना को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बनाना, साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल बनाना, इतिहास बोध और समाज सपोच्छ दृष्टि, मौलिक और स्पष्ट विचार। तो ये है दोस्तों। तो ये अब इसका निष्कर्ष देख लेते। थोड़ा सा बोला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी आलोचना को ठोस आधार दिया। उन्होंने साहित्य को समाज और जो है जीवन से जोड़कर देखा और आलोचना को वैज्ञानिक बनाया। इसलिए उन्हें हिंदी आलोचना का जनक के रूप में भी माना जाता है और हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार इसे कहा जाता है। किसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ला को। तो ये था दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने देखा कि हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ला का योगदान के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। यानी इसके द्वारा जो है जो भी आलोचना दृष्टि दी गई या फिर इसका योगदान भी आप बोल सकते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालिए, यानी उसके बारे में लिखिए। आंसर देखेंगे दोस्तों। तो आंसर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1907 से लेके 1979 तक रहे थे। इसका नाम जो है साहित्यकार, आलोचक, इतिहासकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। यानी इनका जो नाम है वो सिर्फ जो है आलोचक के रूप में नहीं, साहित्यकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में भी बहुत ही आदर से लिया जाता है। उन्होंने हिंदी आलोचना को केवल साहित्य की समीक्षा भर नहीं माना, यानी उसको जो है सिर्फ साहित्य के रूप में नहीं माना। उसे किस रूप में माना, तो उसे जो है संस्कृति विमर्श और मानव के मूल्य चिंतन के स्तर पर उसे पहुंचाया। उसकी आलोचना जो है, आलोचना दृष्टि गहरी, व्यापक, संतुलित और वैज्ञानिक थी। वे न केवल साहित्य की सौंदर्यता व्याख्या करते, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा ऐतिहासिक संदर्भों को भी सामने रखते थे, ताकि लोगों को जो है उसका जो है गहरी और व्यापक, संतुलित जो है असर पड़ सके। फिर है दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि आलोचना दृष्टि का इसका स्वरूप, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि को निम्न बिंदुओं से साझा किया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। पहला हो गया इतिहास परक दृष्टि। उन्होंने इतिहास यानी उन्होंने हिंदी साहित्य को समय क्रम में बांधकर देखने का काम किया। उनके अनुसार साहित्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है, यानी आईना है। ठीक है। आगे है इनकी कृति हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है, यानी सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये पहला था हम लोग का। ठीक है। दूसरा है कि संस्कृति मूल्य दृष्टि। वे साहित्य को भारतीय संस्कृति की धारा से जोड़कर रख देखते थे। कबीर, नाथ पंथ, भक्ति आंदोलन या मध्यमकालीन साहित्य के अध्ययन पे उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार साहित्य समाज की और जो है संस्कृति को गढ़ता या फिर बढ़ावा देता है। फिर है दोस्तों मानवतावादी दृष्टि। द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना में मनुष्य और उसकी समस्याएं केंद्र पे रहती है। आगे उसका मानना था कि
साहित्य मनुष्य का हृदय, उसके संघर्ष और उसकी आकांक्षाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए देखिए, कबीर पर लिखी गई उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है, उन्होंने कबीर के समाज सुधारक और मानवतावादी के रूप में उसे प्रस्तुत किया। किसे? कबीर को। तो ये था। आगे दोस्तों हम लोग का चौथा, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि। द्विवेदी जी की आलोचना में तथ्य, प्रमाण और जो है विवेक का विशेष ध्यान रखते थे। और आगे क्या है, वे भावुक या अंधविश्वासी होकर नहीं बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से साहित्य का विश्लेषण करते थे। कौन? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा है संतुलन की दृष्टि। वे न केवल परंपरावादी थे, न केवल आधुनिकतावादी। उनकी आलोचना में अतीत का सम्मान और जो है वर्तमान की आवश्यकता, दोनों को संतुलित मेल मिलता था। दोनों को संतुलित यानी बराबर का जो है उसमें उल्लेख रहता था। आगे आलोचना की प्रमुख योगदान, वो तो हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आलोचना की प्रमुख योगदान क्या रहा। तो पहला हो गया संत साहित्य की पूर्ण खोज। उन्होंने नाथ पंथ, कबीर, सूर, तुलसी जैसे संत कवियों की गहराई से अध्ययन किया, उन सभी का। और कबीर को केवल भक्ति कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक, विचारक और मानवतावादी के रूप में प्रस्तुत किया। किसे? कबीर को। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे तुलसीदास के बारे में उन्होंने कहा कि क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भारतीय मानस की जड़ों में बसे हुए कवि हैं, ठीक है, तुलसीदास। आगे हम लोग का जो है इसमें भक्ति आंदोलन की व्याख्या उन्होंने की। द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को केवल धार्मिक आंदोलन ना मानकर सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति जो है उसे बनाया। उन्होंने सिद्ध, नाथ, संत, सूफी सभी धाराओं का समन्वय एक संपूर्ण भक्ति आंदोलन के रूपरेखा में प्रस्तुत किया। तो ये था दोस्तों। अब हम लोग का देखिए इसका जो है आगे तीसरा बोल रहा है इतिहास लेखन में इसका योगदान क्या रहा। तो इतिहास लेखन में इसका योगदान रहा कि उसकी कृति हिंदी साहित्य के इतिहास आलोचनात्मक दृष्टि से लिखी गई, जिसमें साहित्य को केवल घटनाक्रम नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में जोड़ा गया है। तो ये था दोस्तों। चौथा है कि आलोचना को व्यापकता प्रदान करना। वे केवल साहित्य की भाषा, शैली या छंद तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? तो आलोचना को सांस्कृतिक, समाज, इतिहास, धर्म, दर्शन और मानव जीवन से जोड़कर एक बहुआयामी स्वरूप दिया। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसका निष्कर्ष देखते हैं तो बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि साहित्य को केवल कला नहीं बल्कि मानव संस्कृति और समाज का दर्पण मानती है। वे साहित्य को मानव जीवन की जटिलताओं और सांस्कृतिक परिवर्तियों से जोड़कर देखते हैं। उनकी आलोचना वैज्ञानिक भी है और मानवीय भी है। वे इतिहास, संस्कृति, दर्शन, समाज और साहित्य इन सबको जोड़कर आलोचना को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इस प्रकार वे हिंदी आलोचक के इतिहास में एक नवयुग प्रवर्तक और सांस्कृतिक आलोचक के रूप में सौंदर्य स्मरणीय रहेंगे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है आलोचक दृष्टि है, आलोचना दृष्टि, ठीक है, या फिर आलोचक दृष्टि, या फिर उसके आलोचना में जो है प्रमुख योगदान भी आप बोल सकते हैं। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उससे पहले हमने देखा रामचंद्र शुक्ला का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें हमने 3-4 कवियों को ले रखा है एक ही साथ, अलग अलग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोल रहा है कि हिंदी के प्रमुख आलोचक जो कि डॉक्टर नागेंद्र, फिर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, हो सकता है आपको एक ही एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको इतना अच्छा से समझना है ताकि एक भी पूछे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। आंसर देखेंगे दोस्तों। आंसर बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का मूल्य समझने और उसकी अच्छाई बुराई जानने का काम आलोचना करती है। किसी भी हिंदी साहित्य को जो है अच्छे बुरे ये सब समझने का काम आलोचना जो है वो करती है, हिंदी आलोचना। जैसे कोई आईना हमें हमारा चेहरा साफ दिखा देता है, वैसे ही आलोचना जो है साहित्य की असली तस्वीर दिखाती है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में कई बड़े आलोचक हुए, लेकिन जो है डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और
राम स्वरूप चतुर्वेदी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि बहुत सारे हुए लेकिन इन लोगों का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन सब ने अपनी अपनी सोच और नज़रिए से हिंदी आलोचना को समृद्ध किया। ठीक है, तो एक एक करके सबकी सोच को देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है आलोचना के बारे में, उन्होंने क्या खास बोला है। तो सबसे पहले हो गया डॉक्टर नागेंद्र की। तो ये डॉक्टर नागेंद्र हिंदी के जाने माने आलोचक थे। ठीक है, वे मानते थे कि साहित्य को समझने के लिए हमें लेखक की भावनाओं और मनोविज्ञान को जानना चाहिए, तभी जो है हम अच्छे से हिंदी साहित्य को समझ सकते हैं। आगे उनके अनुसार साहित्य का असली उद्देश्य है सौंदर्य और आनंद का अनुभव कराना। किसके अनुसार? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। उन्होंने हिंदी साहित्य की कई प्रवृत्तियों को गहराई से अध्ययन किया और आलोचना को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप में दिया। आगे उसकी आलोचना भाषा सरल और प्रभावशाली रही। उसकी जितनी भी आलोचना है वो सरल भाषा में और प्रभावशाली रही। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी आलोचना को मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यवादी दिशा दी। तो ये था हिंदी आलोचना का जो है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कुछ खास मुख्य योगदान। ठीक है, अब हम लोग रामविलास शर्मा के द्वारा जो है कुछ खास योगदान देखते हैं। किस पे? तो आलोचना पर। तो रामविलास शर्मा जो है वो हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक थे। मार्क्सवादी युग के या फिर मार्क्सवादी आलोचक भी कह सकते हैं। उसका मानना था कि साहित्य को समझने के लिए हमें समाज और इतिहास को भी देखना चाहिए। किसका मानना था? रामविलास शर्मा का दोस्तों। आगे दोस्तों वे कहते थे कि साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह समाज की सच्चाई और संघर्ष को भी सामने लाती है। तो ये रामविलास शर्मा जी ने कहे थे कि जो साहित्य है वो भावना की सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं करती, बाकी जो है समाज की सच्चाई, संघर्ष वगैरह को भी सबके सामने लाने का काम करती है। उन्होंने निराला, भारतेंदु और प्रेमचंद्र जैसे लेखकों की रचनाओं को समाजवादी दृष्टि से अच्छे से समझाया है। किसने? रामविलास शर्मा ने। उसकी भाषा तार्किक और जोश से भरी होती थी, यानी एक अलग ही मोटिवेशन और जोश से भरी रहती थी। रामविलास शर्मा ने आलोचना को समाज और जनता से जोड़ दिया। तो ये काम किया था रामविलास शर्मा ने। तीसरा हो गया हम लोग का नामवर सिंह। तो नामवर सिंह जो है आधुनिक हिंदी आलोचक के सबसे चर्चित नामों में आते हैं। उनकी आलोचना तर्कसंगत, गहरी और आधुनिक दृष्टि से जुड़ी रही है। आगे देखेंगे उन्होंने छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता जैसे प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन किया। वे मानते हैं कि आलोचना का काम केवल किसी लेखक की तारीफ या निंदा करना नहीं, बल्कि साहित्य की असली प्रवृत्तियों को पहचानना और उसे जो है पाठकों को सही दिशा दिखाने का काम करना ही है। ठीक है, उनकी शैली विधनतापूर्ण होने के बावजूद आकर्षक है। ठीक है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है। नामवर सिंह ने आलोचना को आधुनिक युग की ज़रूरतों से जोड़ा। किससे जोड़ा? आधुनिक युग के ज़रूरतों से जोड़ा है नामवर सिंह ने। आगे हम लोग का राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी बोल रहा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की स्वभाव संतुलित और गंभीर था। ठीक है, संतुलित और गंभीर था दोस्तों। आगे हम लोग का है बोल रहा है कि उन्होंने आलोचना को न केवल विचारधारा का साधन बनाया, साथ ही साथ वे जो है इसे न केवल विचारधारा का साधन बनाया और ना ही केवल सौंदर्य किया। यानी उसने जो है आलोचना को क्या किया? विचारधारा का साधन ही सिर्फ नहीं बनाया, ना ही सौंदर्य किया। उसने क्या किया? तो दृष्टि स्पष्ट, तार्किक और संतुलित थी। उसका जो आलोचना थी वो क्या थी? स्पष्ट थी, तात्विक थी और संतुलित थी। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया दोस्तों। तो ये उनका कुछ खास बातें थी। किसकी? तो नामवर सिंह की। किसके? नामवर सिंह। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली रही। उसकी भाषा जो है वो सरल और प्रभावशाली रही थी। इस तरह राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आलोचना को संतुलन और गहराई दी। तो दोस्तों हमने अभी बोल दिया था राम स्वरूप चतुर्वेदी का, बोल दिया था नामवर सिंह। तो ये हो राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं।
दोस्तों तो ये देखिए बहुत सारा क्या होता है, आपको अलग अलग करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कुछ खास बातें आप ध्यान रखिएगा और कुछ बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। टोटल आपको 4 से 4.5 पेज में लिखना है। और दोस्तों समय कम है, इसलिए हमने जो है जितना कम समय में जितना अच्छे तरीक़ा से जो है कैप्चर किया गया वही हमने ट्राई किया है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते थोड़ा सा। बोल रहा है कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन चारों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। जिसमें नागेंद्र ने क्या किया, साहित्य को मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा। रामविलास शर्मा ने समाज और इतिहास से जोड़कर समझाया। नामवर सिंह ने आलोचना और को आधुनिकता और तर्क संगता दी, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने संतुलन और स्पष्टता प्रदान की। इन सभी आलोचकों की विशेषताओं से मिलकर हिंदी आलोचना की गहराई, व्यापक और नई ऊंचाइयां दी। आज हिंदी साहित्य को समझने और उसकी दिशा तय करने में इनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आलोचक हिंदी आलोचना के 4 मुख्य स्तंभ हैं। तो ये 4 आलोचक जो हैं आलोचना की 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था, बस इतना ही है। हमने 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही 5 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन आप फटाक से कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए तो आपके दिमाग में फटाक से रहेगा और आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी लेकिन मिलेगा तो लास्ट समय में मिलेगा दोस्तों। तब तक आप यूट्यूब से देख के तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है और आपका भी पढ़ाई में हेल्प हो जाता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।